एक बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह एक बहुत ही आकर्षक दिखने वाला लड़का था, जिसकी आंखें पन्ने जैसी हरी और पलकें लंबी थीं। लड़के ने अपने बालों को सहलाया, जिनका रंग बिल्कुल उसकी आंखों जैसा ही था, और फिर वह खड़ा हो गया। कमरा इतना बड़ा था कि एक छोटे से बच्चे के लिए वह बहुत ज्यादा ही बड़ा लगता था। शुरू में इस माहौल में ढलना मुश्किल होता था, लेकिन अब 7 साल बीत जाने के बाद यह उतना अजीब नहीं लगता था। 7 साल का जेमी वेल्टन उस विशाल बिस्तर से नीचे उतरा और खिड़की की तरफ चल दिया। उफ! लड़के ने अंगड़ाई ली और खिड़की खोल दी। सर्दी का मौसम अब बीत चुका था और बसंत का मौसम आने ही वाला था। बसंत के फूलों की महक, जो धीरे धीरे खिलना शुरू हो गए थे, जेमी की नाक तक पहुंची। हालांकि ऐसा लगा नहीं कि उस लड़के को इस महक से कोई खास खुशी मिली हो। जेमी खिड़की से टिककर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। पहली नजर में उसका चेहरा तो एक बच्चे जैसा ही लगता था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव किसी बड़े इंसान जैसे थे। किसी ऐसे इंसान जैसे जिसने दुनिया में हर तरह के तूफान देखे हों। पूरे 7 साल बीत चुके हैं। उसके चेहरे के हाव भाव की तरह ही उसकी आवाज का अंदाज भी किसी बच्चे जैसा नहीं था। अगर उसके माता पिता या उसकी आया नैनी उसकी यह बात सुन लेते, तो वे जरूर हैरान रह जाते। शायद इसीलिए जेमी बड़ों के सामने इस तरह का बर्ताव नहीं करता था। वह बड़ों के सामने पूरी कोशिश करता था कि वह एक आम बच्चे जैसा ही बर्ताव करे। लगता है आज का दिन भी बहुत थकाने वाला होगा। पुनर्जन्म के बाद से अब तक वह अपने माता पिता की देख रेख में ही पला बढ़ा था। उसके लिए, जिसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं, यह नया जीवन बिताना एक बहुत ही मुश्किल काम था। सबसे मुश्किल बात तो यह थी कि सिर्फ उस बात के बारे में सोचते ही जेमी के माथे पर बल पड़ गए। किसी का प्यार पाना भी कितनी अजीब और मुश्किल चीज है। जेमी ने एक गहरी सांस ली जब उसे अपने माता पिता की वो प्यार भरी नजरें याद आईं, जिनसे वे उसे देखा करते थे। वह अच्छी तरह महसूस कर सकता था कि उसकी यह हालत कितनी अजीब और हास्यास्पद थी। जेमी वेल्टन, एक तरफ तो वह सेल्डम साम्राज्य के काउंट वेल्टन का सबसे बड़ा बेटा और उनका आधिकारिक वारिस था, और दूसरी तरफ इतिहास का सबसे शक्तिशाली डार्क मैजिशियन, काला जादूगर, जिसने आसमान में रहने वाले 12 देवताओं को गद्दी से हटाने की कोशिश की थी। डियाब्लो वोल्फियर, यही था उस प्राणी का असली नाम, जिसने अब इस लड़के जेमी वेल्टन के शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया था। इतना महान इंसान अब एक छोटा बच्चा बन गया था। लेकिन यह बुरा नहीं है। असल में यह उतना बुरा भी नहीं था। पुनर्जन्म ने उसे एक नया मौका दिया था। वह उस सील मुहर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। ऐसा शरीर होने के बावजूद समय उसके पक्ष में था और वह खुश था। और वे गायब भी नहीं हो रहे हैं। थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद उसे पता चला कि लोग अभी भी देवताओं पर विश्वास करते थे और वे परजीवियों की तरह जीवन जी रहे थे। हजारों सालों में ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने उस सील को एक बार भी जांचने की जहमत उठाई हो। डायब्लो वोल्फिर उनके दिमाग से लगभग मिट ही चुका था। कितने घमंडी लोग थे वे। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। समय निश्चित रूप से मेरे पक्ष में है। वे घमंडी और आलसी लोग तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक वह पूरी गंभीरता से उनके सामने खुद को जाहिर नहीं कर देता। ये जानते हुए भी कि जेमी का पुनर्जन्म हो चुका है, इस बात की भी संभावना थी कि वे बस उसे नजरअंदाज कर रहे हों। कैसे जीव थे वे। अगर कोई एक समस्या थी, मेरा मेरा लेवल, स्तर अभी बहुत ही ज्यादा कम है। जेमी के हाथ के ऊपर एक काली चमगादड़ जैसी कोई चीज तैर रही थी। ये एक बुलाया हुआ डीमन था। किरुरु। उसने अपना चेहरा जेमी के हाथों से रगड़ा, जिससे पता चला कि वह अच्छे मूड में था। जेमी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर उसे वापस भेज दिया। चूंकि वह अभी बच्चा था, इसलिए जादू के मामले में उसके शरीर की कुछ सीमाएं थीं। अपनी पुरानी ताकत वापस पाने के लिए उसे एक वयस्क शरीर की जरूरत थी, या शायद शरीर का पुनर्गठन, बॉडी रिस्ट्रक्चर। लेकिन इस शांतिपूर्ण दौर में ऐसी प्राचीन जादू विद्या का कोई अस्तित्व नहीं था। हो सकता है कि कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल होता हो, लेकिन कम से कम आम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर अंधेरी गलियों या गुप्त जगहों में खोजबीन की जाए तो इसे पाने की संभावना हो सकती थी, लेकिन
अपने मौजूदा शरीर के साथ ये सब करना नामुमकिन था। खुशकिस्मती से वह एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। वेल्टन सेल्डम साम्राज्य के सबसे बड़े परिवारों में से एक था। साम्राज्य में पांचवां सबसे बड़ा इलाका इसी परिवार के पास था और काउंट वेल्टन के अधीन 10 से भी ज्यादा नाइट सेनाएं थीं। सबसे बढ़कर काउंट वेल्टन जेमी का पिता था और पूरे साम्राज्य में एकमात्र स्वॉर्ड मास्टर था। इसके अलावा उसकी मां का परिवार भी बहुत बड़ा और प्रभावशाली था। मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे हर उपलब्ध चीज का इस्तेमाल करना होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा, जिसे वे 7 सालों से पाल पोस रहे हैं, असल में पौराणिक युग का एक राक्षस है, तो वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे? जाहिर है, उसका उन्हें बताने का कोई इरादा नहीं था। वे ऐसे लोग नहीं थे जो ऐसी कहानियों पर यकीन करें, और अगर वे यकीन कर भी लेते, तो भी वे ऐसे लोग नहीं थे जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। वह 7 सालों से उन्हें देख रहा था और वे साफ तौर पर अच्छे लोग थे। इतने अच्छे कि वे उसके लिए एक शर्मिंदगी का विषय बन गए थे। तभी खट खट! छोटे मालिक! दरवाजे पर दस्तक के साथ एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जिसे वह पिछले 7 सालों से सुनता आ रहा था। क्या समय हो गया? जेमी ने माना से चलने वाली दीवार घड़ी की ओर देखा। घंटे वाली सुई 8 के करीब पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने विचारों में कुछ ज्यादा ही खो गया था। खट खट! छोटे मालिक! एक और दस्तक के साथ नैनी की आवाज फिर सुनाई दी। जेमी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और गला खंखारा। उसने अपनी अंकल जैसी भारी आवाज को छोड़कर एक पतली और ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। हाँ, नैनी, मैं उठ गया हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? हाँ। दरवाजा खुला और सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग नौकरानी अंदर आई। उसका नाम अन्ना था। वह जेमी की नैनी थी और भविष्य में वेल्टन परिवार की मुखिया बनने वाली थी। उसने जेमी की ओर देखा, जो अभी भी अपने पजामे में ही था। मालिक और मालकिन आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया अपने कपड़े बदल लीजिए। सुबह का आसमान इतना खूबसूरत था कि मैं उसे ही घूरता रह गया और मुझे समय का पता ही नहीं चला। हमारे छोटे मालिक कितने भावुक इंसान हैं। अन्ना ने अपनी झुर्रियों वाली मुस्कान के साथ उसकी तारीफ की। भावुक! क्या वह सच में वैसा ही था? जेमी मुस्कुराया और कपड़े बदलने चला गया, और फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। एक बेहद उबाऊ और थका देने वाला दिन जो पिछले 7 सालों से लगातार चला आ रहा था। अन्ना की मदद से जेमी ने अपने कपड़े बदले और सीधे खाने के कमरे की ओर चल दिया। जेमी के चेहरे पर कोई खास सुकून नहीं दिख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। ये एक ऐसा काम था जो पिछले 7 सालों से बिना किसी रुकावट के चल रहा था, और ये सिलसिला अभी कई और सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। छोटे मालिक! एना की आवाज सुनकर जेमी चलते चलते रुक गया। उस विशाल दरवाजे के सामने खड़े होकर उसके चेहरे पर मिली-जुली भावनाएं झलक रही थीं। उसे इस माहौल का आदी होने में पूरे 7 साल लग गए थे। मैं इसका आदी हो गया हूं। सचमुच मैं इसका आदी हो गया हूं। शायद देवताओं को मारने के लिए काले जादू, ब्लैक मैजिक, को सीखने की शुरुआत करने से पहले सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए जिसे उसे अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। छोटे मालिक जेमी आ गए हैं। जब एना ने चरचराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा सामने आ गया। एक विशाल झाड़फानूस शांडलियर के नीचे एक लंबी चौड़ी लकड़ी की मेज पर सादा लेकिन पौष्टिक नाश्ता सजा हुआ था, और मेज के सबसे ऊपरी सिरे और दाईं ओर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने जेमी को देखकर मुस्कुराया, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, आओ और यहां बैठ जाओ। हूँ, तुम इतने प्यारे दिखते हो। आखिर तुम किस पर गए हो? तुम्हारा मतलब क्या है? जाहिर है वह बिल्कुल तुम पर गया है। अरे नहीं, मेरा मतलब तो उसकी तुलना तुमसे करने का था। तुम जो स्वर्ग से उतरी हुई एक परी जैसी हो। ओह मेरे प्यारे, तुम भी। हु। हा 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 हा। जेमी ने उन दोनों स्त्री पुरुष की ओर देखा जो उसके माता पिता थे। काउंट अर्जेनो वेल्टन, वेल्टन रियासत के मुखिया और जेमी के पिता। महज 37 साल की उम्र में ही वह तलवारबाजी के ऐसे माहिर सोर्ड जीनियस बन गए थे कि उन्होंने स्वॉर्ड मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया था। इसके अलावा उन्हें पूरे राज्य के 5 सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक माना जाता था,
जिन्हें राज्य की 5 उंगलियां भी कहा जाता था। सीयर्स बेल वेल्टन, काउंट की पत्नी और जेमी की मां। वह बेल परिवार की इकलौती बेटी थीं, लेकिन अब वह वेल्टन परिवार के घर बार की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थी। और उन दोनों के बीच बैठी हुई 3 साल की एक छोटी सी बच्ची। वह इतनी छोटी थी कि उसे देख पाना भी मुश्किल था, लेकिन वह जेमी की इकलौती बहन थी, सारा वेल्टन। और अंत में जेमी। इन चारों सदस्यों से मिलकर ही वेल्टन परिवार बनता था। लेकिन अगर कोई समस्या थी तो वह ये थी कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? आओ, अपनी मां के पास आकर बैठो। आओ भी, तुम्हें जल्दी से नाश्ता करना है ना। है। तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही हैं। प्यारे, जाओ और जी भर के खाओ। वेल्टन परिवार में इतना ज्यादा प्यार उमड़ रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही लग रहा था। उस काले जादूगर के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा था, जिसने प्यार से ही नाता तोड़ लिया था। जेमी ने पूरी चमक के साथ जवाब दिया, हां, हमेशा की तरह। आह। खाना खाने के बाद जेमी अपने कमरे में लौट आया और थके हुए चेहरे के साथ अपने बिस्तर पर लेट गया। बहुत ज्यादा प्यार से थक गया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, भले ही उसे इसकी आदत हो गई थी। जब वह अभी अभी पैदा हुआ था तो वह सच में मर जाना चाहता था। पहले जब उसने अपनी भावनाएं त्याग दी थीं, तो उसने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति कभी आएगी। धत तेरे की। वह थोड़ा और आराम करना चाहता था, लेकिन उसे 30 मिनट में अपनी मां से मिलना था, क्योंकि वह बच्चों के लिए एक किताब पढ़ने वाली थी। वह बीमार होने का बहाना बनाना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। सीयर्स की चिंताएं और प्यार हद से ज्यादा देखभाल में बदल जाएंगे, जो कि उतना ही भयानक है। हाँ, मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया जहां डियाब्लो वोल्फिर के समय को बीते हजारों साल हो चुके थे। आज की दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसकी तुलना बीते हुए कल से नहीं की जा सकती थी, और इतिहास को किताबों के रूप में दर्ज किया जाना था। इसलिए जेमी के लिए लाइब्रेरी ही उसका लक्ष्य थी। वह चाहे कितना भी जानता हो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उसे लाइब्रेरी में जाना शुरू किए हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। तब से लेकर अब तक इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी वह उस विशाल लाइब्रेरी का 30% हिस्सा भी नहीं देख पाया था जो काउंट की थी। इसके बावजूद उसके पास बौद्धिक स्तर का ज्ञान था। डार्क मैजिशियन बनने से पहले जेमी एक मैजिशियन था, और मैजिशियन दुनिया के ज्ञान के भूखे होते हैं। हालांकि जेमी का इरादा सिर्फ उसी स्तर पर संतुष्ट होने का नहीं था। आधुनिक जादू मजेदार है। चूंकि पारंपरिक जादू से देवताओं को रोकना मुश्किल था, इसलिए उसने डार्क मैजिक का आविष्कार किया। हालांकि आज के जमाने का जादू बीते हुए कल की तुलना में बहुत ही जबरदस्त था, और ज्यादा सटीक शब्दों में कहें तो यह क्षेत्र 9 श्रेणियों में बटा हुआ है। डियाब्लो वोल्फिर के जमाने में भी जादू के स्तर को पहचाना जा सकता था, लेकिन वह आज जितना स्पष्ट नहीं था। आज का सिस्टम ज्यादा जरूरी था। बिना किसी सिस्टम के मुकाबले का स्तर कम होता, और आधुनिक जादू में एक ऐसा सिस्टम था जो उसकी नजर में बहुत अच्छा था, बहुत काम का है। यह काले जादू का मुकाबला करने जितना जानलेवा तो नहीं था, लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा बहुमुखी और बेहतर भी था। काले जादू को और भी विकसित किया जा सकता था। हम उसकी शारीरिक हालत में सुधार हुआ था। जल्द ही सीयर्स उसे बुलाएगी। कोई हैरानी की बात नहीं, उसने बाहर नैनी के कदमों की आहट सुनी। सीयर्स ने अपने बेटे की ओर प्यार भरी नजरों से देखा। मेरे प्यारे बच्चे, यहां आओ। हाँ मां। जेमी ने अपने असली हाव भाव छिपा लिए और जितना हो सके प्यार से उसके पास गया। जैसे कि यह करना ही था, उसने उसे गले लगा लिया। हे मेरा प्यारा बच्चा। सीयर्स ने अपना गाल अपने बेटे के गाल से जोर से रगड़ा। जेमी के चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज हम जो परी कथा पढ़ने वाले हैं वह है। उसने सुहावनी आवाज में किताब पढ़ी। जेमी को जम्हाई आने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे रोक लिया क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां इसे देख लेगी। और हेनिस हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। सीयर्स ने किताब बंद की और मुस्कुराते हुए अपने बेटे की ओर देखा। क्या मजा आया? हां, मैं भविष्य में उसकी तरह एक महान जादूगर बनना चाहता हूं। जेमी ने अपनी उम्र के हिसाब से ऐसा जवाब दिया जो सीयर्स को पसंद आ सके। हे, मेरा बेटा कितना होशियार है।
मुझे यकीन है कि तुम एक महान जादूगर बनोगे। क्या तुम पहले से ही एक जीनियस नहीं हो जिसने 3 शिक्षकों को हरा दिया? हाँ हाँ। क्या वह ताना मार रही थी? जब काउंट वेल्टन को पता चला कि जेमी लाइब्रेरी में मुश्किल किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए जादूगरों को शिक्षक के तौर पर रखा। लेकिन हर किसी ने उस जीनियस लड़के के सामने घुटने टेक दिए और पढ़ाना छोड़ दिया। खैर, पिताजी ने कहा था कि वह हमारे बेटे के लिए एक महान जादूगर को लेकर आएंगे। ठीक है, उसे महान कहना मुश्किल है। वह शिक्षक शायद चौथी या 5वीं क्लास का होगा। भले ही वह शिक्षक 7वीं या उससे ऊपर की क्लास का होता, जेमी को शक था कि वे उसे प्रभावित कर पाएंगे। सबसे बढ़कर, सभी समय के सबसे महान काले जादूगर को कौन सिखा सकता है? दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर भी नाकाम हो जाएगा। क्या तुम अब लाइब्रेरी जा रहे हो? हाँ। बहुत ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा बहुत खेलकूद भी लिया करो। चिंता मत करो, मैं तो अपने प्यारे बेटे के लिए ही चिंता कर रही हूं। सीयर्स ने जेमी को इतनी जोर से गले लगाया कि लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। मां प्लीज, ये सब थोड़ा संभल कर करो। जेमी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई।